चलिए, तो अपना आज का ये सीरीज स्टार्ट हुआ है सीए फाउंडेशन का। इस सीरीज का नाम देंगे अपन क्या? झटपट सीरीज। हाँ, तो या मगो सीरीज सीए फाउंडेशन अलाउ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अभी सबसे आगे फर्स्ट अपन जाएंगे कंपनीज एक्ट में, देन मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे। मॉक टेस्ट पेपर के साथ साथ सबसे आगे फर्स्ट ये चैप्टर कितने परसेंट कितना वेटेज है कंपनीज एक्ट, कितने वेटेज का कंपनीज एक्ट? तुम लोग को ये भी नहीं पता कितना वेटेज है बे? कैसे तुम लोग? मैंने दिया है इसका वेटेज, कितना वेटेज है? 50 मार्क, 15%, मतलब 50 मार्क। हाँ, तो अभी ये चैप्टर है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, क्या क्या होता है बेसिक कंसेप्ट। पेज नंबर पे आइए, कौन सा पेज नंबर है बताइए, पेज नंबर क्या है? 173, 93 पे क्या करूँ? क्या? चार्ट बुक का पूछो, ओरिजिनल बुक का नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बुक से पढ़ते बैठेंगे तो फिर सितंबर का टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी अपनी, उतना टाइम अपने पास नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप नहीं, नहीं कंपनी साइड पर था, अभी उन्होंने डिसाइड किया तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देन अपना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये किधर का कंपनीज एक्ट? पेज नंबर का है चार्ट बुक में? लिमिटेड लायबिलिटी आ रहा है, पेज नंबर क्या है? थोड़ा है ना चार्ट बुक? हाँ, हाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। हम्म, था उनका डिस्कशन। अब एग्जाम में कहाँ का क्वेश्चंस आते हैं वही अपन सीधा उसकी तरफ जाएंगे जहाँ पे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए। अब इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछते। कंपनी का मतलब क्या है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ के जाना। नहीं नहीं, कंपनी के पहले सबसे इंपॉर्टेंट आप ये पढ़ के जाना कि फीचर्स क्या है कंपनी के। ठीक है, तो कंपनी का सबसे पहले फर्स्ट फीचर क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसमें एग्जाम में क्या लिखना याद रखना, तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के, सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लायबिलिटी बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो भी केस होगा वो कंपनी के ऊपर होगा, कंपनी की लायबिलिटी होगी। बट इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, तो उस केस में मेंबर्स के ऊपर आपकी केस की जाती है। तो याद रखना इसमें, तो पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके लिए आप केस हुआ का रेफरेंस दे सकते हैं। कौन सा केस हुआ है? मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी। तो इसमें मेन ये बताना है आपको, क्या बताना है बच्चों यहाँ पे, कि अगर कंपनी का कोई लॉस हो जाता है तो उस केस में शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। सो कंपनी हैज राइट टू क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा कौन सा होता है? परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन में आपको पता है कंपनी सिर्फ वाइंड अप हो सकती है एज पर द कंपनी 2013। वो वाइंड अप, जैसे इंसान मर जाता है वैसे कंपनी नहीं बढ़ती है, ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। फिर तीसरा इसका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। इसमें तीन टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, एंड तीसरा होता है अनलिमिटेड। अब नेक्स्ट, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यस, दूसरा आर्टिफिशियल मतलब क्या, ये किसने बनाया इसको? लॉ में। सिर्फ इंसान है और इसमें एक ही डिफरेंस है, ये आर्टिफिशियल है, बाकी सब सेम राइट है। इनका अकाउंट भी होता है, ये सीयू भी कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। एग्जाम में जहां पे क्वेश्चन पूछा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कॉमन सेल का मतलब क्या होता है, अनकॉमन सेल कौन से केसेस में कंपलसरी है। ये 26 में भी आया था जनवरी में क्वेश्चन, आपने दिया था ना पेपर 26 में, तब देखा ये क्वेश्चन आया था, कॉमन सेल इज नेसेसरी और नॉट। तो याद रखना, एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट 2015, common sale is not necessary for the company in case if you are two directors। कॉमन सेल का मतलब थप्पा लगाना होता है, तो आपको ये कॉमन सेल रखने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है?
जब आपके पास 2 डायरेक्टर्स होंगे, वो साइन किया तो चलता है, अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर एंड CS हुआ तो भी चलता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है, कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है इट इज अ प्रोटेक्शन टू द मेंबर फ्रॉम द आउटसाइडर। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट विल का मतलब ये प्रोटेक्शन, ये शील्ड होता है बेसिकली, ये प्रोटेक्शन होता है कंपनी के डेप्ट से, या कंपनी ने कॉन्ट्रवेशन कर दिया तो उस केस में मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है। बट इसके केस का रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो सबसे इंपॉर्टेंट केस का कौन सा है, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी। तो सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी में आपको पूरा केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये चीज आपको मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, इफ अगर कोई शेयर होल्डर है, इफ ही हैज 100% शेयर्स, फिर भी वो कंपनी से सेपरेट माना जाएगा। इन केस शेयर होल्डर ने कोई डेप्ट दिया है, लोन दिया है कंपनी को, एंड क्रेडिटर्स क्लेम करना चाहते हैं, तो आप शेयर होल्डर को भी क्रेडिटर मांग सकते हैं एंड उसको पैसा देना पड़ेगा। बिकॉज ये सॉलोमन केसेस में क्या हुआ था, सॉलोमन के पास कंपनी के शेयर्स थे, वो शेयर होल्डर था, कंपनी का ओनर था, बट उसने कंपनी को लोन भी दिया था, डेप्ट भी दिया था। तो जब बाकी क्रेडिटर्स कंपनी से पैसे मांगने गए तो सॉलोमन भी खड़ा था वहां पे लाइन में, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो सेपरेट है कंपनी से। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से केसेस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है, मतलब इन दिस केस मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द कंपनी। इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेंबर्स। अब यहाँ पे पहला आपका आएगा कौन सा है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी एनिमी है, जैसे आप पाकिस्तान कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, एनिमी है, तो वो चेक करना पड़ता है कि एनिमी है कि नहीं। अगर आपने समझा कि वो एनिमी है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, उसके पीछे जो मेंबर्स है उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो ये चेक, इसके लिए आप केस को का रेफरेंस दे सकते हैं, कौन सा, डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर। अगर याद आया तो ठीक है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट में एग्जामिन करता है कैरेक्टर। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द टैक्स। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंपनी बनाई टैक्स इवेजन पर्पज के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, या टैक्स का नॉन कंप्लायंस करने के लिए, सो इन दिस केस किसके ऊपर केस होगा, मेंबर्स के ऊपर केस हो सकता है। तो आप जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो। पैसा दीजिए, जुग जुग जियो, टैक्स पे कीजिए, जुग जुग जियो, जुग्गीलाल याद रखना। अब याद रखना, तीसरा क्या होता है, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री का ओनर था, फैक्ट्री में आपको वर्कर्स को वेजेस देना पड़ता है, बट अगर आपने कंपनी बना दिया तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आपने फैक्ट्री टू कंपनी क्यों बनाया, बिकॉज आपको पेमेंट नहीं करना था एम्प्लॉइज को, क्योंकि वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थर्ड क्या कहता है, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस। फोर्थ क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट। तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो एजेंट होगा, ट्रस्टी होगा मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी, या इंडिविजुअल होगा, तो उस केस में प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल मतलब कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। आपने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा होगा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या है, मोर देन हाफ मतलब 50। इफ कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, एंड वो सब्सिडरी कंपनी माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों यहाँ पे, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड पर्पस या डिफीट द लॉ। अगर आप फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाते तो उस केस में मेंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो 5 केस में कॉर्पोरेट विल उठता है एंड मेंबर्स के ऊपर केस होता है। पहला, एनिमी के साथ ट्रेड किया। दूसरा, हाँ, टू टैक्स को इवेजन करने के लिए। तीसरा, लीगल ऑब्लिगेशन। चौथा, सब्सिडरी। पांचवा, फ्रॉड। तो ये 5 रीजन है जिसके से आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ लायबिलिटी मैंने बता दिया था, शेयर्स ऑन बेसिस ऑफ गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब ये होता है 1% कंपनी। अब 1% कंपनी के एक 10-12 पॉइंट ऐसे सुन लेना, आपका पॉइंट सर्वाइज हो जाएगा एग्जाम में अगर केस हुआ है तो। 1% कंपनी में वो इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए, 120 डेज। दूसरा, उसका नॉमिनी भी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। तीसरा, ओपीसी में अगर एक मेंबर बन गया तो दूसरे कंपनी मेंबर नहीं बन सकता। चौथा, नॉमिनी भी एक ही कंपनी बन सकता है, माइनर नहीं बन सकता। पांचवा, 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, एनबीएफसी भी नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक्टिविटी नहीं कर सकती। अब सबसे मेन क्या है यहाँ पे, याद रखना, हाँ, सो ये जो आपकी ओपीसी होती है बेसिकली प्राइवेट कंपनी होती है। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम मेंबर्स की बात करूँ तो एक होता है, एंड इसकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी, एंड इसके कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए आपको।
ये इतने भी पॉइंट्स आपने कर लेना, दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। समझा आप लोगों को? अब नेक्स्ट कौन सा बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो कौन सा है, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती है, सिंपल डेफिनेशन। मिनिमम कितने लोग चाहिए इसमें, 2, मैक्सिमम कितने लोग चाहिए, 200। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू कर सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है यार, ये पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकती, इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ईजी है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो वो सिंगल माना जाता है। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी का ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए, ज्यादा 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उनका टर्नओवर कितने से ज्यादा, 10 करोड़ रुपए ज्यादा। तो पेड अप कैपिटल 50 एंड टर्नओवर 10 करोड़, इसके अगर अंदर रहा तो ये माना जाएगा कौन सी कंपनी है, स्मॉल। कितना लिमिट है शेखोगी, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख से कम, एंड टर्नओवर 10 करोड़ से कम, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्मॉल कंपनी। 50 और 10 याद रखना। बट इस डेफिनेशन में कौन सी कंपनी नहीं आती है, याद रखना, इस डेफिनेशन में आपकी होल्डिंग कंपनी नहीं आती, सब्सिडरी, या तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती है, या तो ऐसी कंपनी एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई गई है। ये 3 एक्सेप्शन याद रखना, समझा क्या सब लोगों को? नेक्स्ट पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, एबिलिटी लिमिटेड। पब्लिक कंपनी पब्लिक शेयर्स इशू कर सकती है, इन्विटेशन दे सकती है, यस दे सकती है, समझा आपको? पब्लिक कंपनी की होल्ड सब्सिडरी कंपनी भी पब्लिक कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में एक एसोसिएट आता है, एक होल्डिंग आता है, एसोसिएट के लिए कितना परसेंट शेयर्स होना चाहिए, एसोसिएट के लिए 20%, इफ कंपनी होल्डिंग 20% शेयर्स वो एसोसिएट कंपनी माना जाता है, एंड अगर मोर देन 50% देन होल्डिंग कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, याद करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉट लेस देन 51। होल्डिंग के लिए 50% है, गवर्नमेंट के लिए 51% याद रखना, नॉट लेस देन, समझा क्या आपको? फॉरेन कंपनी मतलब क्या, जिसका रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है बट प्लेस ऑफ बिजनेस का है इंडिया में। नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी का कुछ चीज याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी का चैरिटी पर्पज के लिए होता है। दूसरा, इसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तीसरा, जब भी आप परमिशन लोगे याद रखना, इसमें अगर प्रॉफिट भी होगा गलती से, वो प्रॉफिट आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते मेंबर्स को, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज करना है। अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगने वाला है। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती, समझा? इसकी एबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते, अगर आपने डिफॉल्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना, तो इसका पेनल्टी कितना होगा, 25,000 रुपीज से लेके 25 लाख रुपीज तक इसका पेनल्टी होगा। इनका जनरल मीटिंग 14 डेज का मीटिंग नोटिस लगता है, बाकी लोगों का 21 डेज का नोटिस लगता है इसको मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, कौन सा कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी कितने साल होना चाहिए, 2 साल। अगर डॉर्मेंट कंपनी का मतलब इनएक्टिव कंपनी, अगर आप कोई कंपनी लास्ट 2 साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती है, सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर 2 ईयर्स, इस कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं, इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। बट इसमें कोई नेसेसरी ट्रांजेक्शन नहीं आते, जैसे आरओसी को फी पे करना, टैक्स पे करना, इसको आप मेंटेनेंस पे करना, इसको आप स्टैट्यूटरी ड्यूज कहते हो। ये अगर पे कर रहे हो तो इसका मतलब भी आप इनएक्टिव कंपनी हो, तो स्टैट्यूटरी पे करना आपकी ड्यूटी होता है, समझेगा आप लोगों? नेक्स्ट कौन सा है, निधि कंपनी। निधि कंपनी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है, वो एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हर गवर्नमेंट कंपनी इसके अंडर आती है, बट ये गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली इसमें कितना परसेंट शेयर होल्ड करता है गवर्नमेंट, नॉट लेस देन 51%। तो चाहे कंपनी होल्ड करती है चाहे गवर्नमेंट होल्ड करती है, बट कितना परसेंट होल्ड करती है, 51%, तो उसे क्या कहेंगे, पीएफआई कहेंगे, समझेगा सबको? चलिए नेक्स्ट, सर कंपनी बनाने के लिए फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है? अब देखिए उसके बाद प्रोमोटर्स कौन होता है, तो प्रोमोटर्स वो इंसान होता है जिसका नाम एनुअल रिटर्न में होता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होता है, जो कंपनी बनाने के लिए आइडियाज देता है, जो कंपनी को फंड रेज करने के लिए मदद करना है, तो वो होता है आपका प्रोमोटर। और प्रोमोटर जो पोजीशन होल्ड करता है उसे फिडुशियरी पोजीशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म करने के क्या क्या तरीके सर,
तो सबसे पहले फर्स्ट एओए एमओए फाइल करना पड़ेगा, सीए सीएस सीएमए एडवोकेट इनसे एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हमने पूरा कंप्लायंस किया है। देन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका कंसेंट भी चाहिए, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट भी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना पड़ेगा, किसके साथ? आरओसी के साथ। और कोई भी डायरेक्टर या सब्सक्राइबर इन्होंने लास्ट 5 साल में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, ऐसा एक डिक्लेरेशन आना चाहिए सब्सक्राइबर का प्लस डायरेक्टर का। ये सब डॉक्यूमेंट जब आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार सीओआई इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर रजिस्ट्रार नहीं इशू करता है तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यार ना वो मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, दूसरा उसके एबिलिटी को अनलिमिटेड भी कर सकता है, देन नाम को भी निकल सकता है, तो वाइंड अप भी कर सकता है। तो ये चार उसके पास राइट्स है। समझा आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए एंड एओए में बेसिक 3 डिफरेंस बताइए जल्दी से फास्ट। डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एंड एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। एमओए प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, एओए सेकेंडरी। एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होते हैं, एओए में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकते, एओए के बियॉन्ड जा सकते हैं। एमओए के बियॉन्ड गया तो अल्ट्रा वायरस होता है, एओए के बियॉन्ड गया तो इंट्रा वायरस होता है। ऐसे पॉइंट समझने चाहिए अभी। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? इफ एनी पर्सन इज डूइंग अ ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द अथॉरिटी या बियॉन्ड द एमओए, इसे क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के। ऐसे ट्रांजैक्शन वॉइड होते हैं, कैनॉट बी रेक्टिफाई, इसे क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायरस। आप एक केस का रेफरेंस भी सकते हैं, कौन सा? अशबरी रेलवे कैरेज, या अशबरी केस का भी रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको समझा आप लोगों को? तो यार यहाँ पे लिखा है एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन अ कंपनी। इसका अपन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एओ में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों का डिफरेंस से पढ़ लेना। एग्जाम में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस दिया, 4 बुक में पढ़ सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है समीक्षा? व्हाट इज माय डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? शेखर बताओ मीनिंग। Whenever any person wants to invest in a company, he should read the MOA. जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आ रहे हो, ये अज्यूम किया जाए कि आप एमओए पढ़ के आए हो, बाद में क्लेम नहीं कर सकते। तो ये अजम्पशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट का बोल रहा हूं मैं। वो वहां पे दोनों जगह पे इंडोर मैनेजमेंट आया है, वो उसके बाद में क्या हेडिंग है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब बताऊं मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसने एमओए पढ़ के आना चाहिए। बाद में ये नहीं कर सकता कि मैंने इग्नोर किया, मैंने नहीं पढ़ा। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कंपनी के एमओए में लिखा है 5 लाख कैपिटल एंड आप उस कंपनी में 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यार ना कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली 5 लाख रुपीज। दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज अ प्रोटेक्शन टू द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर। नेक्स्ट कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट इज अ प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी में अगर कुछ चेंज होता है या कोई डायरेक्शन चेंज करते हैं, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन चेंज करते हैं, डायरेक्टर्स कुछ भी चेंज करते हो, वो आपने आउटसाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर नहीं बताते हो एंड आउटसाइडर के बेसिस पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, देन आउटसाइडर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो कौन से केस में आउटसाइडर इज रिस्पॉन्सिबल? तो याद रखना सबसे फर्स्ट, उसको उसका नॉलेज था या किसी थर्ड पार्टी ने फेक सिग्नेचर किया, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, तो उस केसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। समझा गया आप लोगों को? इतना छोटा चैप्टर। अब जितने भी क्वेश्चन मेरे साथ लिखे चलिए, मॉक टेस्ट पेपर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 10-12 क्वेश्चन सब लिखेंगे। चलो मेरे साथ आप भी सॉल्व करना। चलो पहला क्वेश्चन, अभी वो टाइम आ चुका है इम्प्लीमेंट करने का। क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? फटाफट फटाफट आंसर नहीं चाहिए अभी। क्या चाहिए? किसको आना है? कोशिश करिए आने की। तो उसको ना 3rd फ्लोर, लिफ्ट से लेफ्ट टर्न मारना, उसका ना जैसे लिफ्ट में आई ना आप, उसको ना लेफ्ट टर्न मारना, वापस लेफ्ट मारना। अरे अगर पर लिफ्ट तो है ना, वो जैसे 3rd फ्लोर पे आएगी, लिफ्ट दिखेगी, तो उसके लेफ्ट में आप आ सकते हो, टर्न मार के वापस लेफ्ट में आ सकते हो। तो लोकेशन भेजिए जीपीएस।
चलिए देखिए मेरे साथ क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट, अभी ये क्वेश्चन देखना होगा, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर में सभी के सभी आंसर लिखना है। अभी आप भी आंसर लिखना है आपको, जाइए। सबसे पहले फर्स्ट, पेड अप कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, कितना इनका पेड अप कैपिटल? 1 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल है। उसमें से 50,000 क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, एंड 50,000 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। क्या प्रेफरेंस शेयर्स को लेना है? नहीं लेना है, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स लेना, मतलब कितने? 50 लाख के। नेक्स्ट क्या लिखा है? शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग, शैडो कितना होल्ड करता है 50 में से? 25 इन दर्शन। तो मुझे बताइए दर्शन का टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? 50, उसमें शैडो के पास कितना है? 25। अब नीचे क्या लिखा है? whether दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ शैडो, यस और नो? यस और नो? तुमको कैसे, तुम लोग अभी आंसर नहीं सॉल्व कैसे पास होना है तो इमीडिएटली आंसर फॉर्म होना चाहिए। अभी क्या पढ़ा था अपन यहाँ पे? सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सिडरी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन। तो अभी इन द गिवन केस में मुझे कितना 50,000 शेयर्स है, 25,000 उसके पास है, तो ये मोर देन 50 है या 50 है? तो इस केस में सब्सिडरी, तो वो तो पूछा है भाई साहब। नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हेन योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स, मैटर करेगा? चलिए लिखिए आंसर मेरे साथ। अबे आंसर फॉर्म होना चाहिए आप लोगों का। सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन कौन सा? ये मॉक टेस्ट पेपर 1 का ए, 1 का कौन सा क्वेश्चन है? ये 1 का बी है। क्वेश्चन भी कशिश का ही है। इंट्रोडक्शन क्या लिखने का? एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सब्सिडरी कंपनी means a company where another company is holding more than 50% of shares as per the companies of 2013. Subsidiary company means a company where another company is holding more than 50% of shares. हाँ, अपन लिखेंगे वो बाद में। नेक्स्ट आएगा फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में कंपनी का नाम क्या है? दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर दूँ मेरे इसमें, यहाँ पे मैं टाइम लिमिट का ऑप्शन है मेरे यहाँ पे। तो अपना 5 में से 3 मिनट 2 मिनट हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है, 4 मिनट का मैं टाइम मिलेगा, तो उतने में टाइम होना चाहिए अपना आंसर फटाफट। कितने का टाइम डालूं? चलिए टाइम डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, तो दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड कितने टोटल शेयर्स है? 50,000 शेयर्स। उसमें से मुझे बताइए उसमें से 25,000 शेयर्स किसके पास है? 25,000 शेयर्स किसके पास है? शैडो। शैडो का नाम क्या पूरा वो लिखने का? शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड।
एक दरवाजे का होगा, उगड़ा सेगा शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड का कितने पैसे शेयर है? 25,000 के शेयर से। चलिए अब क्या पूछा क्वेश्चन में आंसर को देने का, देन प्रोविजन। तो पहला इसका आंसर, तो अभी इन द गिवन केस क्या लिखा? इन द गिवन केस शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड is holding 25,000 shares out of 50,000 shares it is not a subsidiary company as per the Companies Act 2013. फिर प्रोविजन नंबर 2, इन द गिवन केस, उसमें क्या बोला है, कितना होल्ड करता है? 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स। इन द गिवन केस equity shares is 25,000 and preference shares कितने? 5,000, but preference shares without voting rights but preference shares without voting rights cannot be considered. So hence therefore it is not a subsidiary company as per the Companies Act 2013। 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। तो अभी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अपने एकदम फास्ट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। कशिश कैसे हो? बढ़िया एकदम, बहुत खुश हो आज, क्या बात है? क्या लॉ में थोड़ा स्पेसिफिक बोल दिया ना मैडम। उन्होंने क्या बोला सर? अब कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर लो सर, ये ऊपर लो सर, वो ऊपर लो, क्या मैं ऊपर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैंने बोला आप गलत बोला। अरे तो मैंने गलत थोड़ी बोला, उसने बोला क्या ऊपर लो, इसमें क्या गलत था? मैंने पूछा, मैंने बोला गलत, तुमको क्या समझा मैंने गलत भी नहीं लिया? कैसे ये आपको कैसे समझा लिया? तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तो ये क्यों केड़े करने की आदत है? वो कितने की होगी श्रद्धा? तुम्हारे गैंग में थे ना वो, ग्रुप में। तुम तो गायब ही हो गए, कोई कांटेक्ट में नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग, तुमने कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ बातचीत नहीं, कहाँ पे मेरे साथ कुछ नहीं कम्युनिकेशन। मैं दिया ना तेरे को, तूने बोला था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बोला था तूने, उसके बाद क्या बोला? पार्टी का बोला था तूने? अच्छा वो होगा। तो आपने डेली बेसिस पे यही टाइम पे होगा 1 बजे, 1 से लेकर 2:30 बजे तक? कब? कब? क्यों? कहाँ पे आपके घर? बनारस जा रहे हो? वहां से प्रिपरेशन करने वाले हो? क्यों यहाँ से क्यों नहीं? तो अभी छुट्टियां भी है तो इसके घर जा रहे हो? कॉलेज आपका यही ना, बट उधर का गंगे बनारस का? अच्छा मेरे पास हो गया।
लिखा आंसर, 5 मिनट में आंसर होना चाहिए। खत्म हो गए 5 मिनट कब के। अभी नेक्स्ट आंसर जो होगा कंपनी जेड का, आप 5 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। लिख लीजिए पहले। क्या आंसर प्रैक्टिस क्या चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा अपना, ये कंपनी जेड का क्वेश्चन होगा, बी वाले। देन कौन सा होगा कंपनी जेड का, चलिए लिखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर बी, 7 मार्क का है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर द कंपनी दैट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है स्टार्ट, 7 मार्क का क्वेश्चन है। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या था, इंट्रोडक्शन। क्या लिखोगे पहले, क्या लिखोगे, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। याद आ गया कुछ, इतना ही बियॉन्ड देम हुए। पहले आएगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, जो पढ़ाई नहीं गए उसके लिए, क्योंकि अभी बोल के नहीं काम होता था, हथौड़ा डाल के काम करना पड़ेगा। Company's limitation is decided on the basis of MOA and rules regulation as per the AOA. फिर देन फैक्ट्स, अभी फैक्ट्स लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे केस हुआ नहीं है। फिर डायरेक्ट किस पे आएंगे अपन, डायरेक्ट कंक्लूजन पे। प्रोविजन में किसकी बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें पहला पॉइंट, if any transaction beyond the MOA is a ultra virus transaction. Ultra virus means beyond the power of the company.
प्रोविजन में क्या, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस, इफ एनी ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द एमओए इज अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी. In this case, company is responsible only those transaction which is within the MOA. Ultra virus transaction cannot rectify by the shareholder. Ultra virus of MOA and intra virus of MOA can be rectified by the shareholder. और क्या लिखा उसके आगे क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन अपन ने लिख दिया. समझा, लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या डालोगे, कंक्लूजन में क्या डालोगे, MO is a public document, so any person doing any transaction with the company must read before investment. बस खत्म. ऐसा इमीडिएटली आंसर्स फॉर्म बना, अभी प्रैक्टिस आना चाहिए. तुमने लेट किया, हमारा एक चैप्टर भी खत्म हो गया, एक चैप्टर. अभी पुणे घर जाओगे बनारस तो पुणे की याद आएगी है. पुणे में जो फ्रीडम है वो कहीं और नहीं है ना. पर वहाँ पे क्या होता है, जो पुणे का एटमोसफियर है, जो पुणे का कल्चर है, ऐसे बहुत लोग देखे जो पुणे छोड़ के जाते हैं, बहुत मिस करते हैं पुणे को. फिर वही तो, जब छोड़कर ऐसा सोचोगे तो कितना बोल रहेगा, क्योंकि जो पुणे, आज मैं भी पुणे के बाहर का हूँ, जब पुणे आ गए तो पुणे छोड़ने का मन नहीं होता. फिर आता का पुढे जायचं तुला, हो आता जेवण बिवण नाही, सगळं ठेवायचं बाजूला. आता फक्त अभ्यास. उद्या आगेच नाही पाहिजे तुम्ही. नाही चुप बसतो का तू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसी मॉक टेस्ट पेपर में और क्वेश्चन पूछा है, उसका B1, इसका आंसर दो कशिश. कंपनी 13 का क्वेश्चन है, पूछो, नहीं तो ये आईपैड नहीं तोड़ूंगा मैं. ताइकॉन, ताइकॉन कितने का है, उसी में आया था वो. ताइकुम भी आई थी, तनुश्री. मराठी बहुत बिगड़ गया, तो मराठी समझ गया. तो ताइकुम भी आया था, वो भी आई थी तनुश्री, और वो भी आई थी, और एक समीक्षा. तुम तीनों ही थे. चलिए, ताइकुन प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड. As per the last profit and loss account for the year ending 31st March, Glassware Private Limited is a turnover 1.80 crore and paid up share capital. मुझे बताइए स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या, कितना चाहिए पेड अप कैपिटल. 50 लाख से ज़्यादा चाहिए, या तो टर्नओवर 10 करोड़ से. तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, कौन सा, पेड अप कैपिटल का, मोर देन 50 लाख रुपीज है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू अवॉइड द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी. द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर that Glassware Private Limited cannot be categorized as a small company. In the light of the above facts and accordance with the provision of the Companies Act, you are required to examine whether the contention of the company secretary is correct, explained in the given provision. 4 मार्क का क्वेश्चन पे जाए, स्टार्ट आंसर. टाइम सेट करूँगा मैं यहाँ पे, पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है, 6 मिनट का टाइम में सेट कर रहा हूँ. एक मिनट. हाँ, यहाँ पे आपको नहीं दिख सकता ये टाइम.
6 मिनट का टाइम स्टार्ट हुआ है। तो पहले बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। देखिए इंट्रोडक्शन, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। देन फैक्ट्स, अंडरलाइन फैक्ट्स, उसमें लिखिए तैकुम क्या है? तैकुम जो है वैसे ताइकॉन जो है वो क्या है? होल्डिंग कंपनी किसकी है? ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे ग्लासवेयर आपकी सब्सिडरी कंपनी है एंड ताइकॉन आपकी होल्डिंग कंपनी है। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है इसका ग्लासवेयर का, मतलब किसका? ग्लासवेयर कौन है? सब्सिडरी कंपनी का। तो मुझे बताइए यहाँ पे स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का एप्लीकेबल नहीं होता है स्मॉल कंपनी का स्टेटस। समझा क्या? अब लिखिए फैक्ट्स में, लिखा आपने फैक्ट्स में लिखिए ताइकुन ताइकॉन प्राइवेट लिमिटेड इज a होल्डिंग कंपनी। फैक्ट्स में लिखिए ताइकॉन प्राइवेट लिमिटेड इज a होल्डिंग कंपनी। उसके नीचे वाली लाइन में लिखिए ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड इज a सब्सिडरी कंपनी। ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड इज a सब्सिडरी कंपनी। तीसरा फैक्ट्स लिखिए उसमें पेड अप कैपिटल 80 लाख रुपीज एंड टर्नओवर 1.80 करोड़ एंड टर्नओवर 1.80 करोड़। प्रोविजन, फैक्ट्स में उतना ही लिखिएगा। देन प्रोविजन, प्रोविजन में क्या लिखोगे? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्रोविजन में लिखना स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी which has paid up capital, which has paid up capital not more than 50 lakh rupees, which has paid up capital not more than 50 lakh rupees or turnover not exceeding कितना? 10 करोड़ रुपीज। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज। उसमें लिखना एक्सेप्शन, उसी के नीचे लिखना एक्सेप्शन। लिखा एक्सेप्शन पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, पहला एक्सेप्शन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। दूसरा एक्सेप्शन सेक्शन 8 कंपनी। चलिए 2 मिनट बचे अभी से, स्पीड अच्छा, आंसर राइटिंग में आना चाहिए, हैंड राइटिंग। दूसरा लिखा आपने। तीसरा एनी स्पेसिफाइड कंपनी अंडर द एक्ट, एनी स्पेसिफाइड कंपनी अंडर द स्टैट्यूटरी एक्ट, एनी स्पेसिफाइड कंपनी अंडर द स्टैट्यूटरी एक्ट। कंक्लूजन, in the given case, conclusion, in the given case company secretaries apostrophe s, company secretaries contention, contention, company secretaries contention, in the given case company secretaries contention is valid on the basis of our provision, on the basis of our provision and Companies Act 2013.
एंड कंपनीज एक्ट 2013। 50 सेकंड बचे, 6 मिनट में आंसर होना चाहिए अपना। ये आंसर होगा 6 मिनट के अंदर। किती पेजेस जागा आंसर दाखव, असं कामून दाखव। ऐसा स्पीड बढ़ाना चाहिए, दिमाग में आंसर आना चाहिए ऐसा फास्ट। क्या हो गए? चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन पढ़ना वो भैया किया अपन ने। अभी ये क्वेश्चन सेकंड वाला क्या लिखा है? इन द फ्लावर फैंस फायर डिवाइडेड देयर आर ओनली 5 members, all of them go in a boat on a pleasure trip into an open sea, the boat capsize होगा उसको, all of them died being drowned and explained with the reference to the provision of the Indian contract Companies Act 2013. is flower fans prior to no longer in existence? कंपनी खत्म हो जाएगी? नो, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है? फर्दर इट इज क्लियरली सो दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सो द प्रॉपर्टी। फॉल्स। तो ये कितने मार्क का पूछा है? 3 मार्क का। तो चलिए पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? कंपनी सेपरेटेड, कंपनी सेपरेट, company is separate, company is separate from the members, company is separate from the members because it has a separate legal entity, because it has a separate legal entity। ये होगा इंट्रोडक्शन। अभी फैक्ट्स, फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड has 5 members, has 5 members and all are dead, and all are dead। देखा? 5 members all are dead। प्रोविजन, प्रोविजन में 1 डालिए। in the given case 5 members are died, in the given case 5 members are died, still company is in existence, still company is in existence because of separate legal entity, because of separate legal entity and perpetual succession, and perpetual succession। नया बैच एकदम फुल हो चुका है क्लासरूम, मजा आता पढ़ाने में। तुम्हारा टाइम भी आता था, तुम लोग बहुत शातिर लोग हो। लिखा पहला, उसके नीचे और एक पॉइंट ऐड करना डैश करके। कंपनी इज वाइंड अप, कंपनी इज वाइंड अप only the process define under the Companies Act, under the Companies Act 2013। उसी के अंदर डैश, if all members died, if all members died does not affect on company's existence,
does not affect on company's existence. Provision number 2, second question का आंसर. Company is an artificial person. Company as an artificial person. उसके नीचे डैश करके दूसरा पॉइंट. Company can acquire or to hold the property on its own name तीसरा उसमें डैश करके लिखना. कंपनी कैन सू SUE, company can sue or be sued or be space sued SUED. So company can sue or be sued. कितने पॉइंट्स हो गए? 3 हो गए ना उसके अंदर. नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन केस लॉ. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन केस लॉ. SOLOMN. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन. हो गया. सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन. ऐसे इमीडिएटली एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए आपको झटपट फटाफट. लक्ष्मी घर के अंदर फाउंडेशन का आंसर आना होनी चाहिए. लक्ष्मी तो कब के अंदर है. होगा क्या? ऊपर नीचे का होगा सब कुछ. अरे तुम लोग ना अभी कौन का कहते हैं. तो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर डन. पूरी कंपनी का क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट मॉक पेपर से. वाह कितना अच्छी बात है. फर्स्ट मॉक पेपर फास्ट हुआ. अब दूसरा मॉक पेपर आंसर नंबर 2 पढ़िए जल्दी से. कशिश आंसर दीजिए. 7 मार्क का नहीं, कितने का क्वेश्चन है? 7 मार्क क्वेश्चन है. जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग 220 मेंबर्स. कितने मेंबर्स है? 220. of which 25 members were employed in a company during the period from 1st April से लेके 28 जून तक. They were allotted shares in Jagannath Oils Limited first time on 1st July 2007, which were sold by them of one of them on 1st August 2016. After some time, on 1st December 2016, each of those 25 members acquired shares in Jagannath Oil Limited, which they are holding till date. Now the company wants to cancel itself into a private company. State the reason. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? कितने चाहिए? 200. बट यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयड है वो कितने लोग हैं? देखिए प्राइवेट कंपनी 200 होने चाहिए बट इन द गिवन केस में कितने हैं? 220 है. बट इसमें एम्प्लॉय ने कितने होल्ड किए? 25. तो एम्प्लॉय के शेयर्स अपन काउंट नहीं करते प्राइवेट कंपनी में. तो 220 में से 25 माइनस करिए. क्या प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकता है? यस. लिखिए इंट्रोडक्शन. Private company means a company which is not a public company. Private company means a company which is not a public company. Private company means a company which is not a public company. Then facts. Jagannath Oil Limited
जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड पब्लिक कंपनी, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड लिखना सिर्फ, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, पैराफैक्ट्स लिखना। देन उसके नीचे लिखना टोटल 220 मेंबर्स, टोटल 220 मेंबर्स, टोटल 220 मेंबर्स लिखा। नीचे ये प्रोविजन में, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी total members should be 200, total members should be 200, excluding past and present employee, excluding past and present employee। प्रोविजन में लिखा ना, प्रोविजन में उसके नीचे दूसरा पॉइंट डैश। इन द गिवन केस, सेकेंड पॉइंट लिखना उसके डैश करके, इन द गिवन केस देयर आर 225 मेंबर्स, नहीं कितने, देयर आर 220 मेंबर्स, इन द गिवन केस देयर आर 220 मेंबर्स in a Jagannath Oils Limited, in a Jagannath Oil Limited, but as per the Companies Act 2013, but as per the Companies Act 2013, but as per the Companies Act 2013, after excluding employees, after excluding employees, total members of a company is 195. Total members of a company is 195. Conclusion. क्या लिखो कंक्लूजन में, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड कैन कन्वर्ट, Jagannath Oil Limited can convert into private company, on the basis of above provision, on the basis of above provision of Companies Act 2013, of Companies Act 2013. हुआ गया, कितने पेज हुआ आंसर, 10 पेज, 4 पेज आंसर लेके निबंध लिखा, अभी का होगा ऐसे लिखा आपने उसको चेक, दोनों का आंसर आएगा उसमें, दोनों का आंसर आ गया। ये देखिए क्या पूछा, what do you mean by sorry, what would be your answer different if about 25 members were the employee in Jagannath Oil Limited for the period from 1st April 2006 to 28 2017। तो इस दौरान अगर ये कौन है कंपनी के मेंबर्स है, बीइंग एन एम्प्लॉय, सो ऑब्वियस बात है इट्स नॉट अ प्राइवेट, इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी। जिस दिन ये बेच देते किसी और को, देन इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। तो वही आंसर था दोनों का, आगे का लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, बस एक बचा है मॉक टेस्ट पेपर 2 का,
जिसका आंसर देगी ये स्नेहल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, आंसर देना। Employee of Mr. Karan sign a contract with his employer, company ABC Limited, that he will not solicit the customers after the leaving the employment from the company. But after Mr. Karan left ABC Limited and he started up his own company PQR Limited, and he started soliciting the customers of ABC Limited for his own purpose. ABC Limited filed a case against Mr. Karan for breach of employment contract and for soliciting their customers for own business. Mr. Karan contended that there is a corporate will between him and his company, and it should not be personally held liable for this. In the context, the company ABC Limited seek advice as to meaning of corporate will and whether the corporate will can be lifted to make the owners liable for the act done by the company. तो क्या आएगा इसका आंसर? इसने जो एक्ट किया वो उसके कस्टमर्स को यूज किया ना, सो इज मिसयूटिलाइजिंग द पावर। तो लिखिए इसका आंसर इंट्रोडक्शन में। कॉर्पोरेट विल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इंट्रोडक्शन में लिखिए कॉर्पोरेट विल क्या होता है। इंट्रोडक्शन, corporate will is a protection, corporate will is a protection किसके लिए? to the members, corporate will is a protection to the members from the outsider, from the outside. Facts, in the given case, employee of ABC Limited, employee of ABC Limited in the given case, employee of ABC Limited is violating the terms and conditions of the contract, is violating, VOILATING, if violating the terms and conditions of the contract by incorporating a company, by incorporating company, by incorporating company of कौन सी कंपनी थी? of PQR Limited, of PQR Limited to solicit the customers, to solicit the customers. solicit उधर लिखा है SOLICIT, to solicit customer. कितना पॉइंट होगा? एक प्रोविजन में ना, हाँ अभी इसमें आई है प्रोविजन में। As per the Companies Act 2013, as per the Companies Act 2013, when one person formed the company, when one person formed the company by violating the terms and conditions of the contract, by violating the terms and conditions of the contract, so third party can file a case, so third party can file a case, so third party can file a case against the Mr. Karan, against the Mr. Karan. कंपनी के ऊपर होना चाहिए था, और कंपनी के ऊपर केस नहीं हुआ, करण के ऊपर केस हुआ है। फिर कंक्लूजन,
It is a lifting of corporate will. It is a lifting of corporate will. It is a lifting of. It is a lifting of corporate will. It is a lifting of corporate will. कितना होगा आंसर? 6 पेज। अच्छा पेज। तो इसमें पूछा था उसने क्या किया, मिस यूटिलाइज किया, उसके लिए कंपनी बनाई एंड उसके कस्टमर्स को प्रैक्टिस करने लगा, ये गलत है। एंड ऐसे अगर आप कंपनी बनाओगे किसी गलत पर्पज के लिए तो उस केस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, किसके ऊपर केस होता है? जो ओनर होता है, शेयर होल्डर होता है, उसके ऊपर केस होता है। समझा क्या आप लोगों को? ऐसे दिमाग चलना चाहिए इमीडिएटली फास्ट आपका। क्यों नहीं आप इतना सोचते हो? समझा क्या? तो कल आइए, कल बाकी के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कंपनी का पूरा खत्म करेंगे मॉक टेस्ट पेपर आंसर राइटिंग। कल पेन लेके आए हो, प्रैक्टिस कीजिए लिखने की मेरे सामने। कल ऐसा होगा हाँ बस बहुत 3 घंटे लिखने हैं वहाँ, 1 घंटे में थक गए। हाँ नहीं थके? उसकी तो बस हो गया, हाथ दुख रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई कंपनी का कंफर्म मार्क मिलेंगे आपको अगर 2-3 जगह पे क्वेश्चन है बस। समझा क्या? पीछे समझा? इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, फिर दिखेगा स्क्रीन। हाँ बताने की जरूरत नहीं है। कल सेम टाइमिंग पे आइए, मिलेंगे अपन।